Dear students, hello and welcome all of you in this video lecture. आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो और पोस्ट किए हैं बना के इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को एक बार जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उनको देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़। हम कंट्रीज़ को किस तरह से कंपेयर करते हैं। जैसे कि अक्सर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, ये रिच कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं। अगर हमें जॉब करने के लिए किसी दूसरे देश में जाना हो तो ये 8-10 देश ही हैं जिनमें हम जाना पसंद करते हैं। और वर्ल्ड में वैसे 300 से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, तो सभी देशों में हम नहीं जाते जॉब के लिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भूटान में जॉब करने गया है, कोई श्रीलंका गया है। हम अक्सर कहते हैं कि जो पर्सन है वो इटली है या पुर्तगाल है या स्पेन है, यूएसए में है, कनाडा में है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक चीज़ हम और देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे कि यूएसए डॉलर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या जो पाउंड्स हैं, यूरो हैं, या दिनारें हैं, जैसे कि सब जो कुवैत की दिनार है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी मानी जाती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी करेंसी बहुत ही वीक होती है। जैसे वेनेजुएला है, उसकी करेंसी बहुत ही वीक है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप भारत के 100 रुपीज़ लेके जाएँ तो आपको वहाँ का $1 या $1.5 ही मिलेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं दुनिया में कि अगर आप इंडिया के 500 रुपये लेके जाओ तो वहाँ 1.5 लाख रुपए के करीब वहाँ की करेंसी हो जाती है। तो अलग अलग देशों की करेंसी की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो ये क्यों होती है? ऐसा क्या है जिसके कारण ये जो ये कंट्रीज़ हैं ये जो है रिच या पुअर डिक्लेयर होती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स हैं जिनके आधार पे कंपनीज़ को कंपेयर किया जाता है। तो आमतौर पे जो कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक स्फेयर में ही कंपेयर किया जाता है। जैसे कि लोगों को कंपेयर किया जाता है, कोई रिच है, कोई पुअर है। जैसे कुछ लोग हैं, मान लो कि आपके आसपास कुछ फैमिलीज़ रहती हैं, आपके पड़ोसी हैं, ये आपके रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले नॉन लोग हैं। तो आप उनको कैसे कंपेयर करोगे? अगर मैं कंपेयर करने को कहूँ तो हम देखते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका बिजनेसेस क्या है, या वो किस तरह की जॉब करते हैं, वो कितना कमाते हैं, उनका घर कैसा है, उनके पास जो जीवन जीने से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बाइक है, कार है, या कौन सी कार है, या किस तरह का उनका घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीनें हैं। इस तरह से हम उन्हें कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह से कंट्रीज़ को भी कंपेयर किया जाता है इकोनॉमिक स्फीयर में कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है, और किस तरह से पता चलता है कि कंट्री रिच है या पुअर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले तो ये पूरा क्वेश्चन ही है इंपॉर्टेंट टर्म फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़, कि जो कंट्रीज़ है उसको कैसे कंपेयर किया जाता है इकोनॉमिकली। उसके बाद जो ये टर्म्स हैं ये अपने आप में 1 मार्क्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी होते हैं कि इनसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, तो उसका सीधा नाम ले लिया जाता है। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। टर्म्स फॉर कंपेयरिंग नेशंस। नेशन मतलब कंट्रीज़, यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस, सो द रिजल्ट डिपेंड्स ऑफ द पर्पज़ ऑफ कंपेयरिंग। तो जब हम कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि कई मामलों में वो चीज़ें एक जैसी होती हैं और कुछ में अलग अलग। तो जब हमें कंपेयर करना है तो हमें वो देखना होता है कि हम किस पर्पज़ से उसे कंपेयर कर रहे हैं, तभी हम उसे प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास जो है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो हेल्दी हैं, कुछ वीक हैं, कुछ जो हैं वो जिनकी लंबाई ज़्यादा है, कुछ की लंबाई कम है, ठीक है, कुछ थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ यानी कि अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे स्टडी करके नहीं आते, पढ़ते नहीं हैं। तो अलग अलग पर्पज़ पे अलग अलग कंपैरिजन उनका हो जाता है। लेकिन मान लो कि हमने उनका आईक्यू लेवल चेक करना है, हमने टेस्ट लेना है,
तो वहाँ पर जो कंपेयर का जो पर्पज़ है कंपेयर करने का वो होगा नॉलेज, कि उस टॉपिक से रिलेटेड किस बच्चे को कितनी नॉलेज है। और ये ओवरऑल नहीं होता, बल्कि एक हो सकता है कि एक बच्चा फिज़िकली कमज़ोर है लेकिन नॉलेज में वो स्ट्रांग है, और उस बच्चे से जो फिज़िकली स्ट्रांग है लेकिन नॉलेज में वो उसको पीछे छोड़ देता है। तो हमने सिर्फ नॉलेज देखनी है वहाँ पे। इसी तरह से जो कंट्रीज़ हैं उनको हमने इकोनॉमिक पर्पज़ से कंपेयर करना है। वैसे भी हम ये जो चैप्टर है डेवलपमेंट, इसे हम इकोनॉमिक्स के बीच में पढ़ रहे हैं। जो हमारा सोशल साइंस है क्लास 10th का, उसमें हम इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंदर इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसको हम इकोनॉमिक स्फेयर में जांच रहे हैं। तो किस तरह से हम कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में कंट्रीज़ को, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसाइडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, कि जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम जो उनकी इनकम होती है कंट्रीज़ की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। क्योंकि जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स होंगे या ज़्यादा वर्क फोर्स होगी, उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी। जैसे हम एग्जांपल लें कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो पहले, आज से अगर हम 60-70 साल पहले देखें तो वो पुअर कंट्रीज़ में गिनी जाती थी, जैसे कुवैत, सऊदी अरेबिया या ओमान, ये जो कुछ कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मेनली। लेकिन जब से वहाँ पे ऑयल की खोज हुई और ऑयल की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, आपको पता ही है कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, डीजल पेट्रोल कितने महंगे हो गए हैं। तो इससे जो है उन कंट्रीज़ में जब ऑयल मिला ज़मीन के नीचे तो वो बहुत रिच हो गई, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। तो इनकम जो है वो इस पे आधारित होती है एक कंट्री की कंपैरिजन। एक कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है लेकिन उसकी इनकम ज़्यादा होती है तो वो रिच कंट्री कंसाइडर्ड होती है। और एक कंट्री ऐसी है जिसमें पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लाइक इंडिया, लेकिन इनकम के जो सोर्स हैं वो उस तुलना में नहीं बढ़े जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ी। तो इंडिया एक एवरेज कंट्री मानी जाती है। पुअर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एवरेज कंट्री जरूर कहा जाता है अगर हम वर्ल्ड के सभी नेशंस को कंपेयर करें तो आगे देखते हैं स्लाइड में क्या है। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? एक नेशन की, एक कंट्री की जो टोटल इनकम है उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो यहाँ पर सरकार की इनकम की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि सरकार के साथ साथ जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं देश के, उनकी जो टोटल इनकम है उसको जोड़ के जो अमाउंट बनता है उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या है? एक कंट्री के सिटीजन्स की टोटल इनकम जो है वो नेशनल इनकम है। अब यहाँ पर आती है अगली टर्म, पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पर हम पर कैपिटा से पहले नेशनल इनकम देख लें। जिस कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिच कंट्री मानी जाएगी, और जिस कंट्री की नेशनल इनकम कम होगी वो कम जो है रिच कंट्री मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, क्योंकि नेशनल इनकम के आधार पे ही हम ओनली कंट्रीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर कैपिटा इनकम भी इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना ज़रूरी है। तो इसे ध्यान से पढ़ें स्लाइड को। जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है? जैसे कि आपकी क्लास है, उसमें मान लो बच्चों का टेस्ट हुआ है, आपकी क्लास में जो है 20 स्टूडेंट हैं, और 20 स्टूडेंट्स में जो टेस्ट है वो 10 मार्क्स का था। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, 5-4 बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया या वो लर्न करके नहीं आए, तो उनके 0 या 1 या 2 मार्क्स आए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 9 या 10 मार्क्स भी आए, कुछ के 5-6 आए। अब हम क्या करेंगे कि 20 के 20 बच्चों के जितने भी मार्क्स हैं उनको टोटल कर लेते हैं और फिर उसे 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आएगा वो एवरेज मार्क्स आएगा, कि एवरेज इतने नंबर जो है इस टेस्ट में क्लास के आएगा। इसी तरह से नेशनल इनकम जो है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, और जो रिज़ल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो एवरेज इनकम होती है कंट्री की, और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में पर पर्सन इनकम भी कह सकते हैं। मान लो सपोज़ करो कि एक कंट्री जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख पर्सन है, 1 लाख लोग उस कंट्री में रहते हैं, और जो 1 लाख लोग हैं वो मिलके 10 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो 10 लाख को जब हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 आएगा। तो जो 10 रुपये होगा वो पर कैपिटा इनकम होगा, पर पर्सन इनकम होगा एवरेज। उसी तरह से जैसे हमने जो है आपकी क्लास में जो टेस्ट हुआ था 10 मार्क्स का, उसकी एवरेज को निकाला। अब पर कैपिटा इनकम को नेशनल इनकम से कंपेयर करते हैं कि मान लो एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 2 या 3 करोड़ है,
जैसे कि श्रीलंका है, स्पेन है, फ्रांस है, इनकी जनसंख्या 2-3 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अब वहाँ की जो नेशनल इनकम है और जो इंडिया और चाइना जैसे देशों की नेशनल इनकम है, उनमें बड़ा डिफरेंस है। इंडिया चाइना की जो नेशनल इनकम है शायद उनसे भी ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, इसलिए जब डिवाइड करते हैं उस इनकम को तो पर कैपिटा इनकम उन देशों की ज़्यादा निकलती है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि 2 फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली में जो है 4 लोग हैं और दूसरी फैमिली में जो है 10 लोग हैं। अब दोनों फैमिलीज़ जो हैं, जो 4 लोगों वाली फैमिली है वो 40 रुपये कमाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओनली एग्जांपल के तौर पे लेना है। तो जब हम उन 4 लोगों में उस इनकम को डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन 10 रुपीज़ आएगा। अब जिस फैमिली में 10 लोग हैं उनकी इनकम उनसे डबल है, छोटी फैमिली वालों से भी डबल है, उनकी 80 रुपये इनकम है। लेकिन जब उसे हम 10 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 8 रुपये आएगा। तो यानी कि उनकी पर कैपिटा इनकम डबल होते हुए भी कम हो जाएगी। इसी तरह से ज़्यादा पॉपुलेशन जिन देशों की होती है उनकी इनकम ज़्यादा होते हुए भी पर कैपिटा इनकम डाउन चली जाती है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। वो रिसोर्स इतनी बड़ी जनसंख्या में जब डिवाइड होते हैं तो पर पर्सन बहुत ही कम आते हैं, कम बंटवारा होता है, कम हर के हिस्से में कम इनकम आती है। और इसी तरह से छोटे देश जिनकी जनसंख्या कम है वो देश पर कैपिटा इनकम में आगे निकल जाते हैं और वो रिच कंसाइडर कर दिए जाते हैं। तो नेशनल इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम को देखना भी ज़रूरी होता है। अब अगली टर्म है जीडीपी, इसे ध्यान से देखिए। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या है? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर हम न्यूज़ में ये टर्म सुनते हैं, इंडिया की जीडीपी इतने % होगी, इतनी इतनी इंक्रीज़ होगी, इतनी डिक्रीज़ होगी। अब जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। घरेलू का मतलब घर नहीं बल्कि एक कंट्री के बीच बीच का, एक कंट्री में जिसमें आउटसाइड का कोई ट्रेड नहीं है बल्कि ओनली कंट्री के ही अंदर की प्रोडक्शन इसमें आती है। अब एक कंट्री में प्रोडक्शन कई प्रकार से हो सकती है, वो देखते हैं कौन सी है। एक कंट्री जो है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, उसमें माइनिंग होती है, मिनरल्स निकाले जाते हैं। वो मिनरल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पेट्रोलियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कोयल भी हो सकता है, गोल्ड या डायमंड भी हो सकता है कि वो कितने निकलते हैं। फिर उस कंट्री में प्रोडक्शन कितनी होती है, इंडस्ट्रीज़ में कितना प्रोडक्शन होता है, उस कंट्री का सर्विस सेक्टर कितना कमाता है, या उस कंट्री का जो इंटरनल जो सिस्टम है उसमें कंजप्शन कितनी है, वो कंजप्शन ज़्यादा जनसंख्या के कारण ज़्यादा है या थोड़ी जनसंख्या के कारण थोड़ी है। तो इस सब का जो एवरेज निकलता है उसे जीडीपी कहा जाता है कि टोटल एक कंट्री के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसे उस कंट्री की जीडीपी कहा जाता है। और इससे भी एक कंट्री का पता चलता है कि वो रिच है या पुअर है। अच्छी जीडीपी जिन देशों की होती है, ज़्यादा जीडीपी होती है, वो ज़्यादा रिच माने जाते हैं। जिनकी जीडीपी कम होती है तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, वो कम रिच या पुअर माने जाते हैं। इसी तरह से अक्सर आपने एक टर्म सुनी होगी, डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप नेशन। ठीक है, तो जैसे अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया एक प्रगतिशील यानी कि डेवलपिंग नेशन है, लेकिन यूएसए जो है, ब्रिटेन जो है, फ्रांस है, रशिया है, इन्हें, जापान है, इन्हें डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जीडीपी जो है वो ज़्यादा है उन देशों से जो डेवलपिंग है, और वहाँ पर जो लोग हैं उनको रिसोर्स भी ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है। टोटल जो कंट्री के अंदर है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। अब एक टर्म आती है जीएनपी, आपको इनको मिक्स नहीं करना है, इनके अलग अलग रखना है। जीडीपी अलग है, जीएनपी अलग है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो ये टर्म्स हैं अपने आप में इस क्वेश्चन का पार्ट तो है ही, जो हमारा टर्म था कंपेयरिंग कंट्रीज़ के बारे में। अक्सर इन पे पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएनपी। तो जीडीपी अलग है, जीएनपी अलग है, बट डी की जगह एन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसे आपने ध्यान से समझ लेना है कि जीडीपी को समझा दिया गया है, जीएनपी को समझ लो आप। सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नॉन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो जीएनपी क्या है? एक कंट्री के अंदर जो टोटल
जो प्रोडक्शन कंट्री के बीच में हो रही है, यानी कि जो जीडीपी है कंट्री की, उसके अंदर हम जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है कंट्री का, जैसे कि हर कंट्री कुछ प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से मंगवाती है जिसे इंपोर्ट कहा जाता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंट्री खुद मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों में बेचती है, उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हैं, कंप्यूटर्स हैं या मेडिसिन्स हैं, इंडिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। फिर जो इंडिया में मसाले तैयार होते हैं, स्पाइसेस, या जो इंडिया के अंदर कपड़ा तैयार होता है, आयरन जो है हमारे देश में, या जो हम इंडिया के अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट कॉटन है, जैसे कि ये चीज़ें हम जो बनाते हैं इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जो बेनिफिट हमें होता है उसको जोड़ के जो टोटल बनता है उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, जीएनपी। जैसे कि जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जीडीपी तो एक कंट्री के बीच में जो टोटल प्रोडक्शन है वो है, कंट्री ने जितना प्रोड्यूस किया मिलके, सभी नागरिकों ने, सभी पूरे देश ने मिलके जो प्रोडक्शन की, वो जीडीपी है। लेकिन यहाँ पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया, दूसरे देशों से जो ट्रेड करके हमने कमा लिया उसे जोड़ दिया, तो वो जीएनपी हो जाता है। यानी कि जीडीपी में जब इंटरनेशनल ट्रेड जुड़ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जुड़ जाता है, तो वो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो जीएनपी और जीडीपी में माइनर डिफरेंस है, इसे आपने ध्यान से समझ लेना है। अगर फिर भी आपको अभी भी डाउट रह जाता है तो आप फिर से पूछ सकते हो मुझे, और इसे एक बार फिर से देख भी सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर इसे पिक्चर के द्वारा बताया गया है, जैसे हम एरोप्लेन से सफ़र करते हैं, दूसरे देशों के नागरिक हमारे यहाँ आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, या शिप के ज़रिए जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और वो सारा जोड़ के जीएनपी बन जाता है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड इसमें शामिल हो जाता है, उससे होने वाली इनकम। अब जब कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है लिटरेसी रेट, कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट। अब जो लोग जो 7 साल या उससे ज़्यादा के जितने भी लोग हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, जो भी हैं, अगर उन्हें लिखना और पढ़ना आता है तो उन्हें पढ़ा लिखा माना जाता है, और फिर लिटरेसी रेट एक कंट्री का निकलता है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें लिटरेसी रेट 100% के आसपास होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें 40 या 30% तक लिटरेसी रेट होता है। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर 10 साल बाद इंडिया में काउंटिंग होती है लोगों की, जिसे सेंसस कहा जाता है, जनगणना, उसमें कई और फैक्टर भी अंदाज़ा लगाया जाता है, उनकी डिटेल निकाली जाती है। तो भारत का लिटरेसी रेट 75 पॉइंट कुछ है, यानी कि भारत में हर 4 में से 1 बंदा अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जितना अच्छा लिटरेसी रेट होगा एक कंट्री का, जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, उतना ही वो किसी जगह पे प्रोडक्शन में लगे होंगे, उन्हें पढ़े लिखे लोगों को या तो जॉब मिलेगी या वो ऐसा काम करते होंगे जिससे नेशन को बेनिफिट होता है। जैसे कि एक किसान खेती करता है, ये मैं ये नहीं कहता पढ़ा लिखा होने का मतलब जो स्कूल जाना कोई कंपलसरी नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए, या कोई एक ऐसा काम आना चाहिए जिसे जो से वो करता हो। तो एक इंसान है जिसे पता है कि मैंने क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है और कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट निकालना है, तो वो कंट्री को फ़ायदा देगा। तो लिटरेसी रेट भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने का इकोनॉमिकली। पहले तो इसमें 2 तरह के फैक्टर आ जाते हैं कि कंट्री के पास इतने रिसोर्स हैं कि वो अपने नागरिकों को पढ़ा पाए। कई बार लिटरेसी रेट कम इसलिए होता है कि जो कंट्री की सरकार है या देश है जो, वो अपने नागरिकों के लिए स्टडी का इंतज़ाम कर ही नहीं पाता, और इसलिए लोग अनपढ़ रह जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो नागरिक हैं, अगर वो कंट्री अवेलेबल नहीं कर पा रही फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, तो फिर जो नागरिक हैं उन्हें पैसे खर्च करके प्राइवेट एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। अब सभी लोगों के पास पैसा नहीं होता, कुछ लोग गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, तो वो इलिटरेट रह जाते हैं। पेरेंट्स इलिटरेट हों तो वो अपने बच्चों को की एजुकेशन के लिए अवेयर नहीं होते। और दूसरी तरफ जो है, कई बार क्या होता है कि जो दूसरे तरफ से अगर हम देखें कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपने देश के लिए ज़्यादा पॉजिटिव वे में काम कर सकता है, वो अपनी कंट्री को ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है। तो डेवलपमेंट में लिटरेसी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर एक इंसान पढ़ लिख के इंजीनियर बनता है या वो डॉक्टर बनता है तो वो अपनी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर वो अनपढ़ रह जाता है तो शायद वो कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़े लिखे होने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि उसने हायर एजुकेशन हासिल कर रखी हो,
लेकिन थोड़ा उसे नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये कंट्री को अलग अलग टर्म्स के द्वारा कंपेयर किया जाता है वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ को, और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है, कौन सा देश जो है वो एडवांस्ड है, कौन सा पिछड़ गया है। तो ठीक है, तो ये टर्म्स जो हैं इन पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएनपी, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट, इस तरह से। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर ये कंबाइनली क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन टर्म्स को बताएं जिनके द्वारा कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है इकोनॉमिक आधार पे, उनकी इनकम के आधार पे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और आपको ये वीडियो में जो भी डिस्कस किया गया है टॉपिक वो क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।